सीएम धामी ने पीएम मोदी से की मुलाकात। चारधाम यात्रा समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। समिट के उद्घाटन के लिए दिया निमंत्रण। हिंदू धर्माचार्य सभा ने समलैंगिक विवाह को किया अस्वीकार, कहा यह सनातन धर्म के खिलाफ। हाईवे पर ट्रैफिक जाम में घंटों तक फंसे पर्यटक, पुलिस के साथ अतिरिक्त फोर्स को किया गया तैनात। जाम लगने को राहगीर परेशान। उत्तराखंड में जमकर हो रही बारिश, बर्फबारी। केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुए रोके गए यात्री, डीजीपी ने परखी यात्रा व्यवस्थाएं। यमुनोत्री हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा, अनियंत्रित होकर खाई में लटकी बस, रेस्क्यू कर यात्रियों को निकाला जा रहा बाहर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ है ना। उत्तराखंड के चारों धामों में बर्फबारी और बारिश हो रही है। खराब मौसम के बावजूद इन धामों में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। बारिश और बर्फबारी भी इन भक्तों की आस्था को नहीं डिगा पाई है। बाबा केदार का धाम इस दिनों बर्फ से ढका हुआ है और इस अद्भुत नज़ारे को देखकर लोग अभिभूत हैं। केदारनाथ धाम में आज सुबह से ही मौसम खराब बना हुआ है। धाम में लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। इसके बावजूद श्रद्धालुओं की लंबी लाइन दर्शन के लिए लगी हुई है। बाबा के दर्शन के लिए बर्फबारी भी अड़चन नहीं बन पा रही। वहीं खराब मौसम को देखते हुए उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में तेज बारिश और बर्फबारी की संभावना है। बता दें कि राजधानी देहरादून में सुबह से तेज बारिश हो रही है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। यमुनोत्री सहित यमुना घाटी में लगातार बारिश हो रही है। देखिए, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में काफी दिनों से मौसम प्रतिकूल बना हुआ है। लगातार वर्षा और बर्फबारी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं, तीर्थयात्रियों की श्रद्धा और आस्था में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। श्रद्धालु बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। प्रदेश सरकार के स्तर से, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से श्रद्धालुओं के सुगम और सरल दर्शन व्यवस्था के लेकर के सभी प्रयास सुनिश्चित किए जा रहे हैं। अलाव इत्यादि की भी व्यवस्था की गई है और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार यात्रा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद हमारा विनम्र अनुरोध है, खास करके केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं, तीर्थयात्रियों से, कि वो अपनी यात्रा का कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मौसम का अपडेट लें और केदारनाथ धाम में आवास इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करके ही वो केदारनाथ धाम की यात्रा करें। खास करके बच्चों और बुजुर्गों के साथ में यात्रा करने वाले श्रद्धालु को विशेष एहतियात बरतने की आवश्यकता है। और इसके साथ ही जो लोग किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनको अपने डॉक्टर से सलाह इत्यादि लेनी चाहिए और प्रदेश सरकार के स्तर से जो हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है उसका अनुपालन सुनिश्चित करके ही वो यात्रा का कार्यक्रम बनाएं, तो उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। आ रहे हैं चारधाम यात्रा को दर्शन करने के लिए, उनका हार्दिक स्वागत है हमारे जनपद में। और जैसे कि बारिश जो लगातार चल रही है और आगामी 5 मई तक भी बारिश होने की संभावना है, तो हमारे जितने भी वल्नरेबल पॉइंट्स हैं वहाँ पर हमने अपनी पूरी मैन पावर डिप्लॉय की हुई है। रोड मार्शल्स जो है, ट्रैफिक मार्शल्स है, वो भी डिप्लॉयड हैं, पुलिस भी वहाँ पर डिप्लॉयड है और जो सड़क निर्माणाधीन एजेंसीज हैं उनकी भी मशीनरी और मैन पावर वहाँ पर लगी हुई है। खासकर बाजपुर हमारा जो पॉइंट है, बाजपुर चाड़ा और बिरही चाड़ा, ये तो हमारे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, तो हमने दोनों जगह ये व्यवस्था की हुई है। और यात्रियों को कोई असुविधा ना हो तो प्रशासन की ओर से, अगर जैसे कल भी जो है यात्रा कुछ देर के लिए रोकी गई थी, ट्रैफिक को रोका गया था, तो हमारे प्रशासन की ओर से रिलीफ मटेरियल लेकर हमारे स्टाफ जो है वहाँ पर पहुँच गए थे और किसी को भी हम कोई भी समस्या नहीं आने देंगे। रुड़की क्षेत्र में बेमौसम बारिश ने एक बार फिर से किसानों को झटका दिया। बारिश से गन्ने की बुआई देरी से होगी। किसानों ने पहले ही गन्ने के लिए खेतों की जुताई कर दी है। खेतों में पानी भरा हुआ है, वहीं सब्जियों के खेत में भी पानी भर गया। किसानों का कहना है पानी किसानों के हित में नहीं है। बता दें, क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसान अधिक मात्रा में गन्ने की खेती करते हैं। गन्ने के प्रगतिशील किसान ने बताया, गन्ने की बुआई के लिए किसानों ने खेत तैयार करना शुरू कर दिए। इस साल पहले ही फसल समय से लेट हो चुकी है, लेकिन देर रात हुई बारिश ने गन्ने की बुआई 10 से 15 दिन और लेट कर दी, जिससे सभी किसानों को परेशानी हो रही है। बेतु क्या नुकसान है, बेतु की बारिश से ठंड पैदा कर दी। गेहूं की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान है, जो गेहूं रह रहे, और भाई गन्ने की फसल को बहुत नुकसान है। गन्ने की बुआई रुक गई, पछेत होएगी
और भाई गन्ना जो कटने वगैरह आ रहा है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। और भाई नुकसान ही काश्तकार को, तो इसका तो वो समस्या तो है नहीं कि भाई नुकसान नहीं है, भाई जो भी गलत है, जो अच्छा नहीं है। भाई आजकल खरसाम में तो गर्मी चाह रही, सर्दी थोड़ी चाह रही, तो सर्दी तो अच्छी चीज़ नहीं है। खरसाम में तो मान लो साफ मौसम चाह रहा है, बाल तो गन्ने खुदाई का भी उसमें भी कुबाड़ झिल पैदा हो जाएगा और भाई कुबाड़ हो जाएगा, उसमें भी और काश्तकार को नुकसान होगा, मजदूर लगा होगा वो मिलता नहीं, तो बड़ी बड़ी परेशानी हो काश्तकार को। या कम से कम 20 दिन पीछे जा ली बुआई, और भाई कटाई या जो कठरा जो गन्ना ये भी 10 दिन पीछे जा लिया, क्योंकि भाई इसके हिसाब से सब साधन बंद हो गए। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद देवभूमि में चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। चारधाम यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। अधिकतर यात्री दिल्ली हरिद्वार नेशनल मार्ग से देवभूमि में पहुंचेंगे। देवभूमि प्रवेश द्वार नारसन से लेकर मंगलौर तक बने 4 लाइन पर सड़क दुर्घटनाओं को लेकर चिंता बनी हुई है। बता दें, भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का भी कुछ माह पहले इसी मार्ग पर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें ऋषभ पंत गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसके बाद भी लगातार सड़क दुर्घटनाओं में कोई अंकुश नहीं लगा है। ये केवल गुरुकुल नारसन की बात नहीं है, ये दिल्ली और देहरादून के बीच की बात मैं करूंगा। अगर दिल्ली और देहरादून के बीच में कहीं सबसे ज़्यादा दुर्घटना अगर है तो वो मंडावली जो अवैध कट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा दुर्घटना होती है। उसका कारण ये क्योंकि गांव दोनों तरफ है, जंगल के रास्ते हैं, और जो बाहरी लोग आते हैं उन्हें ये पता नहीं होता यहाँ पर किस तरह का यातायात यहाँ पे है, वो यहाँ पर चपेट में जाते हैं। और सबसे ज़्यादा दुर्घटना अगर है तो मंडावली कट के बीच में है। मैं ग्राम प्रधान भी हूँ। अभी 26 तारीख में बीडीसी की बैठक हुई थी, उसमें मैंने जोर शोर से मुद्दा उठाया था मंडावली अवैध कट का। वहाँ सीडीओ साहब मौजूद थे और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी बात पर कुछ गौर किया गया होगा। अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने पहले भी कई बार एनएच के लोगों को और अन्य प्रशासनिक अधिकारी को लिखा भी और मौखिक भी कहा कि ये अवैध कट बंद होना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं यहाँ पर। परिवहन विभाग की तरफ से समय समय पर सर्वे किया जाता है, ब्लैक स्पॉट कौन कौन से हैं, कहाँ दुर्घटनाएं ज़्यादा होती है, कंटिन्यू रिपीट कहाँ होती है दुर्घटनाएं, उसके बारे में विभाग सर्वे करता है अन्य विभागों के साथ, और उसकी रिपोर्ट तैयार करके भेजता है समय समय पर प्रशासन को, ताकि वहाँ पे उचित कार्रवाई की जा सके, दुर्घटनाओं को रोका जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। सीएम धामी ने पीएम मोदी को केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का प्रसाद, गंगा तुलसी, गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकनंदा और मंदाकिनी का गंगा जल के साथ रुद्राक्षी माला भेंट की। 1.5 घंटे से अधिक समय तक चली इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास संबंधित कई विषयों पर पीएम का मार्गदर्शन लिया। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं के बारे में पीएम को अवगत कराते हुए रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं। जोशीमठ में केंद्र सरकार के सहयोग से राहत कार्य किए जा रहे हैं, वहीं स्थिति सामान्य है। प्रधानमंत्री ने जोशीमठ के संदर्भ में केंद्र सरकार से हर संभव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया। पहले ऐसे शासक, ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में 100 एपिसोड उन्होंने पूरे किए, और इसमें से भी हमारे राज्य का, उत्तराखंड का अनेकों एपिसोडों में अनेक बार मन की बात में उन्होंने उल्लेख किया, जिसमें हमारे पर्यावरण संरक्षण से लेकर उत्तराखंड के अंदर जो मातृशक्ति के द्वारा काम किए जा रहे हैं उन सभी को दिखाने का काम किया। और ऐसे बहुत सारे परिश्रम से, लगन से लगे हुए ऐसे अनेकों लोग जो शोध कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे और अनजान थे, जिनको कोई नहीं जानता था, उन सभी को इस एपिसोड में लाकर उन्होंने देश दुनिया के सामने रखा, उनका प्रोत्साहन किया। आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से
भेंट करने गया था, उनका आशीर्वाद लिया, उनका मार्गदर्शन लिया और चारधाम यात्रा जो उत्तराखंड में प्रारंभ हो गई है। और चारधाम यात्रा एक बड़ी यात्रा है जिसमें देश दुनिया के लोग भाग लेते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की पहली पूजा सभी धामों में, यमुनोत्री, गंगोत्री, बाबा केदारनाथ जी में और भगवान बद्री विशाल के यहाँ जो हुई थी, उसका प्रसाद और उनको गंगोत्री अलकनंदा जी और सरस्वती जी का और यमुना का जल भेंट किया, गंगा तुलसी भी उनको भेंट की है, रुद्राक्ष की माला भेंट की है। और इसके साथ साथ आगे के समय में आदि कैलाश, चूंकि एक ऐसा स्थान है जो बाबा भोलेनाथ का स्थान है और पिथौरागढ़ सुदूरवर्ती क्षेत्र में स्थित है, वहाँ आने का उनको मैंने आमंत्रण किया है, उनसे अनुरोध किया है कि वो वहाँ की यात्रा जो निकट भविष्य में जरूर वहाँ के लिए समय प्रदान करें। इसके साथ साथ जागेश्वर धाम और जागेश्वर धाम के साथ साथ मायावती आश्रम, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने आराधना की थी, अपना एक तरह से मैं कहूँ कि तप की भूमि, वहाँ के लिए मैंने उनको आमंत्रण किया। और साथ ही साथ जो पर्वत मंदिर माला मिशन, जो मानस खंड मंदिर माला मिशन है, उस मंदिर माला मिशन का जो काम हमारा प्रस्तावित है, उसका मास्टर प्लान लगभग तैयार हो गया। उसके लिए भी उनको आमंत्रण दिया कि उनके कर कमलों से उसका शिलान्यास हो जाए। साथ ही साथ पिथौरागढ़ का जो नैनी सैनी एयरपोर्ट है, वो नैनी सैनी एयरपोर्ट चालू हो जाए, पंतनगर का एयरपोर्ट उसका विस्तारीकरण होना है, उसके लिए भी अनुरोध किया है। साथ ही देहरादून का जो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है, उसका भी विस्तार होना है। उन सभी के लिए मैंने अनुरोध किया। और साथ ही साथ 2 हेलीपैड जो हमारे, एक जोशीमठ में और एक धारचूला में, दोनों हेलीपैड जो सेना के द्वारा है, सेना के हेलीपैड हैं, उन सेना के हेलीपैडों में राज्य सरकार को भी जो है संचालन की अनुमति प्रदान की जाए, उन्होंने यह भी अनुरोध किया है। साथ में अक्टूबर-नवंबर माह में एक राज्य में निवेश की दृष्टि से इन्वेस्टर समिट होनी है, उस इन्वेस्टर समिट के लिए भी समय देने का मैंने अनुरोध किया है। साथ में जो हमारा किच्छा में एक पराग फार्म है, और पराग फार्म में एक बड़ा शहर नया बसाने की योजना है, और उसमें महुआ से 1,000 करोड़ रुपया धनराशि, चूंकि पहले हमने अनुरोध किया तो उस पर मैंने कहा है कि उनके आशीर्वाद से उस पर स्वीकृति हमको प्रदान हो जाएगी। तो एक बड़ा शहर पराग फार्मिंग में विकसित हो जाएगा और लगभग 7,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उस शहर के बनने से उस क्षेत्र को आ जाएगा। और साथ ही साथ 50,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा और 2 लाख लोगों को आने वाले समय में उनकी आवासीय व्यवस्था वहाँ पर हो जाएगी। और इसके अलावा जो राज्य के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं उद्यान के क्षेत्र में, जो हमने 1 लाख हमारे जो 1 लाख आने वाले समय में लोगों को रोजगार देने की योजना है, पॉली हाउस बनाने की योजना है, उस पॉली हाउस योजना के बारे में उद्यान के क्षेत्र में कीवी मिशन, एप्पल मिशन और दालचीनी मिशन, इन सब पर जो राज्य सरकार काम कर रही है प्राथमिक सेक्टर पर, उसकी भी उनको उस जानकारी से अवगत कराया है, जिसमें कि आने वाले सालों में GSDP जो हमारी राज्य की सकल घरेलू उत्पाद है, उस घरेलू उत्पाद को डबल कैसे करने का हमने जो योजना बनाई उसके बारे में जानकारी। चूंकि उन्होंने कहा है कि जैसे भी मौसम इत्यादि और अपने कार्यक्रमों के अनुरूप वो समय निश्चित रूप से देंगे, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। आदि कैलाश यात्रा चूंकि एक बहुत हमारे धार्मिक महत्व का स्थान है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्वयं की भी इच्छा है कि वो उन स्थानों पर जाएं। और गत वर्ष से ही वो उन्होंने जब बाबा केदार में आए थे, भगवान बद्री विशाल में आए थे, और वाइब्रेंट विलेज की जो योजना माड़ा गाँव, जिस गाँव को भारत का अंतिम गाँव कहा जाता था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उन सभी गाँवों को जो प्रथम गाँव की संज्ञा दी है, उस प्रवास में भी उन्होंने इच्छा व्यक्त करी थी आदि कैलाश जाने की। और पहले भी चूंकि नारायण आश्रम और ऐसे अनेकों स्थान हैं, उन स्थानों पर प्रधानमंत्री जी ने पहले भी प्रवास किया हुआ है, पहले भी वहाँ गए हुए हैं। देखिए, चारधाम यात्रा चूंकि 22 अप्रैल से शुरू हुई है और यमुनोत्री और गंगोत्री क्षेत्र में यात्रा सुचारू रूप से चल रही है।
लेकिन केदारनाथ जी में लगातार पिछले 20 दिनों से लगातार भारी बर्फबारी हो रही है। उसके कारण से काफी चूंकि वहां पर स्थिति जटिल है और हमने बार बार सभी से अनुरोध किया है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री देश भर से यात्रा पर आ रहे हैं, केदारनाथ जी की यात्रा वो तभी प्रारंभ करें जब मौसम के बारे में उनको ठीक प्रकार से उनकी जानकारी हो जाए, मौसम ठीक रहने वाला है। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी श्रद्धालु, जो भी हमारे आस्थावान भक्तगण पूरे देश दुनिया से आते हैं, उनको किसी प्रकार की वहां पर परेशानियों का सामना न करना पड़े। क्योंकि बाबा केदार की जो यात्रा है वो यात्रा बहुत कठिन भौगोलिक स्थितियों में है, दुर्गम है। इसके साथ साथ बर्फबारी के कारण से काफी ज्यादा वहां पर स्थिति सामान्य से कठिन है। इसलिए हम बार बार सबसे अनुरोध कर रहे हैं और आप सबके माध्यम से भी कि जब तक ये बर्फबारी या मौसम ठीक नहीं हो जाता तब तक अपनी यात्रा करने से पहले मौसम के बारे में जरूर जानकारी प्राप्त। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश के तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन हरकत में आया है। हरिद्वार जिला प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की भूमि पर किए गए कुछ अवैध अतिक्रमण को आज हटाया गया। साथ ही अवैध अतिक्रमण करने वालों को कल तक का समय दिया गया कि स्वयं ही अवैध अतिक्रमण को हटा लें, नहीं तो जिला प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई करेगा। अतिक्रमण हटाया गया है वो सिंचाई विभाग यूपी की जो फ्लड प्लेन एरिया है वहाँ पर काफ़ी लोगों ने टीन और छप्पर डालकर अपने कब्जे कर रखे थे। उसमें अधिकांश हरियाणा पंजाब के लोग मिले और आज करीब 20 के आसपास उसको तोड़ा गया है। अभी भी कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर लाल जी वाला जो कोठी पास जो ये आप ग्राउंड देख रहे हैं सिंचाई विभाग का, ये भी है। यहाँ पर भी सैकड़ों की तादाद में झुग्गियाँ बन गई हैं और उनको भी आज चेतावनी दे दी गई है कल शाम तक इसको खाली कर दें, नहीं तो परसों इसको बलपूर्वक हटा दिया जाएगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये उत्तराखंड सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि सरकारी जमीनों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसी कड़ी में जिला प्रशासन भी अपनी कमर कस के तैयार है और हम लोग एक एक इंच सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करेंगे। किया जाता है कि आप काशीपुर में अपनी वेतन संबंधी मांग को लेकर स्वास्थ्यकर्मियों ने सांकेतिक कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी की। काशीपुर के एलडी भट्ट उप जिला चिकित्सालय में तैनात स्वास्थ्यकर्मियों ने पहले से निर्धारित 3 घंटे के कार्य बहिष्कार कार्यक्रम के तहत आज से 3 घंटे तक शुरू हुए 3 घंटे का कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। इस दौरान आक्रोशित स्वास्थ्यकर्मियों ने कहा, 2 माह बीत जाने के बाद भी एलडी भट्ट उप जिला चिकित्सालय में सीएमएस के पद पर रिक्त हैं, जिसके चलते सभी कार्य प्रभावित हो रहे हैं और 2 महीनों से कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिला है, जिसके संबंध में 2 बार ज्ञापन देने के बावजूद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। चिकित्सालय के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को 2 माह का वेतन नहीं मिला है, मार्च और अप्रैल का। इस संबंध में श्रीमान जिला अधिकारी महोदय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को 1 सप्ताह पूर्व ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आजकल मजबूर होकर सभी अधिकारी और कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर हैं। 8 बजे से 12 बजे तक 3 दिन तक कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। अगर 3 दिन तक इसका समाधान नहीं हुआ तो जो है फिर जो है पूर्णकालीन कार्य बहिष्कार किया जाएगा। क्या ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी जाएगी? नहीं, इमरजेंसी और पोस्टमार्टम चालू रहेगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा सरकारी संपत्तियों पर अवैध तरीके से बनाए जाने वाले धार्मिक स्थल चिन्हित कर हटाने के निर्देश दिए गए। आदेशों के बाद प्रदेश में कई धार्मिक स्थल चिन्हित भी किए गए। वहीं आज हरिद्वार बहादुराबाद में करीब 150 साल पहले बनी
पंचक्की की बिल्डिंग को राजस्व प्रशासन ने जर्जर हालत का हवाला देते हुए ध्वस्त करवा दिया। इस भूमि की बिल्डिंग के नीचे 2009 से धार्मिक स्थल भी बना है। धार्मिक स्थल में रखे धार्मिक ग्रंथ और अन्य सामान एसडीएम ने अपनी देखरेख में सुरक्षित बाहर निकलवा दिए। धार्मिक स्थल पर करीब 10 से ज्यादा कमरे बने थे जो जर्जर हालत में थे। इरिगेशन का एक बिल्डिंग बना हुआ था जो कि 150 साल के आसपास ये बिल्डिंग बनी हुई थी, जिसमें कि पहले पब्लिक इंटरेस्ट में एक पंचक्की चला करती थी। तो क्योंकि बिल्डिंग बहुत पुराना हो गया था और आपदा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत संवेदनशील था। इसके अलावा कुछ लोगों के द्वारा इलीगली रूप से यहाँ पे मज़ार भी स्टैब्लिश कर दी थी इरीगेशन का बिल्डिंग में। तो आज इरीगेशन एक्शन CEO प्लस मेरे द्वारा विजिट किया गया। तो जो मज़ार से जुड़े हुए लोग थे, मौलवी इत्यादि थे, उनसे वार्ता की गई और उनको एक प्रॉपरली बिल्डिंग के बारे में बताया गया कि बिल्डिंग बहुत पुराना है और ये कभी भी गिर सकता है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट की धार्मिक पॉलिसी है, तो धार्मिक स्ट्रक्चर को आप किस तरह से रिमूव करेंगे और अगर कोई इलीगल रूप से ऐसी जगह पर इस्टेब्लिश कर दिया गया है जो कि सार्वजनिक प्लेस है, उसको विदाउट एनी डिले उसको रिमूव किया जाए। तो उनसे वार्ता की गई, तो उनके द्वारा अपनी कंसेंट बताई गई और उनके द्वारा जो धार्मिक चीज़ें थी जुड़ी हुई यहाँ पर, उसको प्रॉपरली दूसरी जगह शिफ्ट करवा दिया गया है और उन्हीं की कंसेंट थी और बाकी जो बिल्डिंग है उसको रिमूव किया गया है। द्वाराहाट के विपिन त्रिपाठी कुमाऊं प्रौद्योगिकी संस्थान में 1996 बैच के लिए पूर्व छात्रों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 30 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया जो वर्तमान में देश और विदेश में रहकर अपनी सेवा दे रहे हैं। बैठक की शुरुआत संस्थान के निदेशक डॉक्टर कृष्णकांत समीर के भाषण से शुरू हुई, जिन्होंने वर्षों से कॉलेज की उपलब्धियों और इसके विकास में पूर्व छात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बात की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले पूर्व छात्रों ने कहा वो कैंपस में वापस आकर अभिभूत हैं और इस मुलाकात में उन्हें पुरानी यादों का एहसास कराया। हमारे संस्थान में BTKIT द्वाराहाट में पुराने छात्रों का एलुमनी एसोसिएशन का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे सन 92 से 96 में जो पास आउट छात्र हैं उनका 29 छात्रों का एक बैच यहाँ पर देश विदेश से यहाँ पर आए हुए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य उनके विचार लेना, कॉलेज के संस्थान को कैसे आगे बढ़ाया जाए भविष्य में, उनसे और भी जो मदद हमारे प्लेसमेंट से रिलेटेड और जो भी संस्थान में जो आज कमियां हैं उनको कैसे दूर किया जाए, इस बारे में उनसे विचार विमर्श किया जाएगा। छात्रों के साथ उनका इंटरेक्शन किया जाएगा और उसके साथ ही हमारे जो अभी हमारे जो फैकल्टी हैं और हमारे जो स्टाफ हैं उनके साथ उनका वार्तालाप चल रहा है कि संस्थान को कैसे आगे बढ़े और संस्थान की एक ब्रांड इमेज के रूप में विकसित करें। संस्थान की कि जो BTKIT द्वाराहाट है, जो कि पूर्व में KC द्वाराहाट के नाम से जाना जाता था, उसको एक ब्रांड इमेज कैसे बनाएं, इसके बारे में हमारा विचार विमर्श आज उन छात्रों से होगा तथा उन छात्रों का भी पूरा सहयोग है जो हमारे पास आउट छात्र हैं, जो अभी उच्च पदों पर आसीन है देश विदेश में, उनका भी पूरा हमारे साथ सहयोग है कि कैसे हम संस्थान को आगे बढ़ा सकते हैं। और इस दिशा में हम और भी प्रयास कर रहे हैं, जैसे हम अगले सत्र से 60 छात्रों के साथ BCA का एक नया कोर्स प्रारंभ करने जा रहे हैं। साथ ही हम बायोटेक्नोलॉजी में हम 30 छात्रों के साथ नया एक कोर्स प्रारंभ करने जा रहे हैं। और भी जो संस्थान में पिछले कुछ समय से हमारी समस्याएं रही हैं उनका हम त्वरित गति से हम उसका निदान करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे छात्रों को एक अच्छा एकेडमिक माहौल मिले इस संस्थान में। हम लोग आज 27 साल बाद कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि अब जिसका नया नाम कुमाऊं विपिन त्रिपाठी कुमाऊं टेक्निकल इंस्टीट्यूट हो गया है, मैं आए आज से करीब 27 साल पहले, यानी कि सन 1996 में हम लोगों ने यहाँ से इंजीनियरिंग करके पास आउट किया और तभी से हम लोगों का काफ़ी भावनात्मक जुड़ाव है इस कॉलेज के साथ। और पिछले काफ़ी टाइम से हम लोग यहाँ पर आना चाहते थे, बट कोविड के चक्कर में नहीं आ पाया। आज हम लोग सभी लोग यहाँ पर करीब 30 लोग आए हैं। आज हमने पूरा कैंपस भी घूमा है, साथ में डायरेक्टर सर ने हमें पूरा कैंपस का भ्रमण कराया। बहुत अच्छा हम लोग का यहाँ पर स्वागत किया, बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पर आके। पुरानी यादें हम लोगों ने सब अपनी ताज़ा करी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो अभी भी हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ों की अभी भी कमी है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी थोड़ी सी कमी लग रही है। साथ में प्लेसमेंट्स को लेके भी काफ़ी दिक्कतें हैं जो कि डायरेक्टर साहब ने हमारे साथ साझा करी हैं। और हम एज ए एल्यूमनाई
हम पूरी यहाँ पर कोशिश करेंगे, पूरी मदद करेंगे कि हर तरीके से हम यहाँ के जितने भी अब भविष्य में आने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो रिसेंटली निकलने वाले हैं उनको अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट कराएं, अच्छा और बेहतर स्टूडेंट बना के यहाँ से निकालें, ताकि इस कॉलेज का, इस इंस्टीट्यूट का नाम और ज़्यादा आगे हम वो लोग बढ़ा सकें। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।